बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों आज हम टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होता है आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए बच्चों, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on rate of reaction। Effect of temperature on rate of reaction। बच्चों टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होता है, इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि जब घर में चाय बनाते हैं, कभी आप लोगों ने भी बनाई होगी, तो गैस को जब सिम पर रखते हैं तो वो धीरे धीरे पकती है, यानी उसमें रिएक्शन है वो स्लो होती है। और जब गैस को फास्ट कर देते हैं तो चाय जल्दी से पकने लगती है। इसका मतलब है रेट, उसमें जो रिएक्शन हो रही है चाय बनने में, तो वो फास्ट हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the temperature। और रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में आप रिलेशन जानते ही हैं। रेट प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट, और तो दिस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब है रेट और रेट कांस्टेंट दोनों ही टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये भी कहा जाता है कि ऑन ईच 10 डिग्री rise in temperature, rate constant becomes double। रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है, और इसको हम टेम्परेचर कोफिशिएंट से डिनोट कर सकते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट इक्वल टू के, एक तो T डिग्री सेल्सियस पर, और ये के T डिग्री प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पर, ये जो टेम्परेचर है। और ये इसकी वैल्यू 2 आती है। दिस इज एप्रॉक्स वैल्यू। ये एप्रॉक्स वैल्यू है, ये एक्यूरेट नहीं है। तो ये जो मेथड है, ये दिस इज एप्रॉक्स मेथड। This is approx method। ये एक approx method है। इससे केवल हम अप्रोक्सीमेटली जो है वो निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो फॉर एक्यूरेट वैल्यू इंक्रीज in rate constant, इसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है दैट इज नोन एज आर्हेनियस इक्वेशन। के दैट इज
के ए एक्सपोनेंट की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये दिस इज नोन एज आर्हेनियस इक्वेशन। दिस इज नोन एज आर्हेनियस इक्वेशन। ये आर्हेनियस इक्वेशन, इससे हम एक्यूरेट कितना चेंज होगा रेट कांस्टेंट में, वो यहां पर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए इज कोफिशिएंट, ए कोफिशिएंट है, इसको बोलते हैं ए इज द फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है ये, और आर्हेनियस फैक्टर भी बोलते हैं इसको, आर्हेनियस फैक्टर भी बोलते हैं। और ये एक्सपोनेंट से ये एक्सपोनेंट है, ये इससे पहले का फैक्टर है, इसलिए इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं कि रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, और इसकी जो ए है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, इसकी किसी भी रिएक्शन के लिए जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है। ये एक फैक्टर है, दिस इज आल्सो कांस्टेंट। आर्हेनियस फैक्टर कहें इसको, या आर्हेनियस फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और ये आर्हेनियस कांस्टेंट भी कह सकते हैं इसको, आर्हेनियस कांस्टेंट, इसको आर्हेनियस कांस्टेंट भी कहते हैं। ये कांस्टेंट है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या कांस्टेंट भी कह सकते हैं इसको। और ये इज द एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। और आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो लेते हैं 8.314 जूल मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ये लेते हैं वैल्यू, इसमें एनर्जी वाली वैल्यू लेते हैं जूल में। और ये T है, ये टेम्परेचर इन केल्विन, इन केल्विन। ये आर्हेनियस इक्वेशन है। इससे एग्जैक्ट एक्यूरेट इंक्रीज इन रेट कांस्टेंट निकालते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होने पर, टेम्परेचर चेंज होने पर। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, हमारी जो आर्हेनियस इक्वेशन है, आर्हेनियस इक्वेशन, और ये आर्हेनियस इक्वेशन है के इक्वल टू ए एक्सपोनेंट माइनस पी ए अपॉन आर, ये आर्हेनियस इक्वेशन। अब ये आर्हेनियस इक्वेशन आई कहां से, उसको हम एक इक्वेशन से समझ सकते हैं, एक रिएक्शन लेकर के समझा सकते हैं कि जैसे हाइड्रोजन है, अगर आयोडीन से रिएक्ट करेंगे तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। यहाँ पर बच्चों ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, और यहाँ आयोडीन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। और जब ये रिएक्शन होती है तो
ये बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनता है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है इसमें। अब ये जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है ये अनस्टेबल होता है, दिस इज अनस्टेबल, और ये फिर बनाता है HI प्लस HI, 2 मॉलिक्यूल बना देता है, 2 मॉलिक्यूल बना देता है, यानी 2HI ये बनते हैं। अब इंटरमीडिएट बनता है। अब ये बच्चों, ये जो इंटरमीडिएट बनता है तो वो बनने के लिए यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनने के लिए यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। दिस इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। इस एक्टिवेशन एनर्जी को हम एक ग्राफ से समझ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से अगर ग्राफ प्लॉट करें बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट में तो यहाँ पे सपोज ये रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट इसको ये इस तरह से ये इस तरह से ये बनता आता है ग्राफ। ये इस तरह का ग्राफ आता है। अब देखिए बच्चों, ये रिएक्टेंट है और ये यहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ से ये यहाँ पर ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है और यहाँ से फिर ये प्रोडक्ट बनता है। ये प्रोडक्ट की एनर्जी है यहाँ पर, ये आएगी। तो ये जो एनर्जी होगी ये तो रिएक्टेंट की एनर्जी होगी और ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, और ये टोटल यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ से और यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी। टोटल ये थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है और यहाँ से यहाँ तक की ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है। ये एक्टिवेशन एनर्जी यानी रिएक्टेंट को इंटरमीडिएट बनाने के लिए, जो अनस्टेबल है पहले इंटरमीडिएट बनेगा तो उसको इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, और फिर ये यहाँ से ये प्रोडक्ट बनाता है। तो ये ग्राफ इस तरह से आता है, यहाँ ये प्रोडक्ट बनेगा। तो नॉर्मल रिएक्टेंट की एनर्जी ये होती है, और जब उसको टेम्परेचर दिया जाता है
टेम्परेचर बढ़ता है, रिएक्शन होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये यहाँ पर ये इतनी एनर्जी इसको, एक्टिवेशन एनर्जी इसको दी जाती है, हीट किया जाता है, टेम्परेचर दिया जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी और फिर ये इतनी एनर्जी रिलीज करता है। ये गेन एनर्जी है, गेन करेगा, और ये इतनी एनर्जी रिलीज करेगा। ये यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक, ये एनर्जी रिलीज होती है। अब ये रिएक्टेंट की एनर्जी, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। सभी रिएक्टेंट्स की एनर्जी सेम नहीं हो सकती, तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड काइनेटिक एनर्जी में एक दूसरा ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। वो इस प्रकार होगा। यहाँ अगर काइनेटिक एनर्जी और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स Ne upon N total, fraction of molecules fraction of molecules is Ne upon Nt, ये एनर्जी that having E एनर्जी, और ये टोटल एनर्जी, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में दैट हैविंग ई एनर्जी। इस पर अगर ग्राफ प्लॉट करें तो एक ग्राफ इस तरह से आता है, ग्राफ इस तरह से आता है। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ तक बढ़ेगा और फिर कम होता जाएगा। यहाँ इस पॉइंट पर, इस काइनेटिक एनर्जी पर, यहाँ पर मैक्सिमम फ्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स का, दैट इज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। इसको मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। मोस्ट प्रोबेबल यानी यहाँ से एनर्जी बढ़ रही है और ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ रहा है, यहाँ तक मैक्सिमम तक, यानी यहाँ मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ये क्या है? मैक्सिमम फ्रैक्शन of molecules that have a particular kinetic energy। यानी मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ, सबसे ज्यादा यहां से ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहा है, इधर से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ कम है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इस एनर्जी का, इस एनर्जी पे जाकर के ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम हो जाता है। तो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हैव ए पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी, दैट एनर्जी इज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। और ये इस तरह से ये फिर इसके बाद फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होता जाता है। इसको हम ये अगर मान लीजिए ये है T1 टेम्परेचर, इसको अगर हम मान लीजिए हम टेम्परेचर इसको इंक्रीज करें तो ये ग्राफ इस तरह से आता है। तो ये ग्राफ इस तरह से आएगा। और सपोज ये मान लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी है, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो एरिया है यहाँ से ये जो शुरू हो रहा है, ये जो एरिया है
fraction of molecules that have equal or more than activation energy, that have equal या तो equal और more than equal or more than activation energy, या तो एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी वैसा फ्रैक्शन, यानी इतने मॉलिक्यूल्स जो फ्रैक्शन है उनका, और या फिर इसके बराबर हो। और अगर ये टेम्परेचर T2 टेम्परेचर पर, ये तो T1 टेम्परेचर पर था, ये T2 टेम्परेचर पर, यानी ये हो गया T1 प्लस 10 डिग्री, तब ये जो एरिया है वो हो जाएगा फिर ये एरिया हो जाएगा। अब ये पूरा जो एरिया है, ये इतना एरिया, ये होगा, ये पूरा जो एरिया है, दिस फ्रैक्शन ऑफ molecules that have more than or equal to activation energy। इसका मतलब है it is double of T1 टेम्परेचर। T1 टेम्परेचर पर जो एरिया था उसका ये डबल हो गया। इसका मतलब है कि 10 डिग्री राइज टेम्परेचर पर ये डबल हो जाता है, इस तरह से इंक्रीज हो गया, यानी ये इंक्रीज हो गया, लगभग डबल हो गया, ये अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्स डबल हो जाता है, लेकिन एग्जैक्ट हम इस फॉर्मुलेशन करेंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए बच्चों, ये जो आर्गेनाइज इक्वेशन है k इक्वल टू a एक्सपोनेंट माइनस e a अपॉन r t, अगर इसका नेचुरल लॉग लें दोनों तरफ तो ये हो जाएगा ln k इक्वल टू ln और ये a एक्सपोनेंट माइनस e a अपॉन r t। अब ये होगा ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी और एल एन ई, ये वन, इसकी वैल्यू एल एन, इसकी वैल्यू एल एन ई इक्वल टू 1 वैल्यू होती है इसकी, तो ये हो जाएगा एल एन के, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस एल एन ए, और दिस इज लाइक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसके अगर हम इसको y एक्सिस पर ले लें और x एक्सिस पर यहाँ पर 1/t को ले लें, ये अपॉन माइनस ये अपॉन r, ये m हो जाएगा जो स्लोप है, और c की जगह ये ln ये हो जाएगा इंटरसेप्ट। तो ग्राफ इस तरह से आएगा, यहाँ पर ln k और इधर ले लें 1/t, मैं ग्राफ प्लॉट करें, यानी इधर ln k बढ़ रहा है और यहाँ टेम्परेचर कम हो रहा है, 1/t का मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है। तो ये ग्राफ इस तरह का आता है, ठीक है, इस तरह का ग्राफ आएगा। यहाँ पर इसका जो स्लोप होगा, यहाँ ये थीटा एंगल होगा, इसका जो स्लोप होगा इक्वल टू माइनस
ये अपॉन आर आएगा, और ये है यहाँ पर इंटरसेप्ट एल एन ए, ये स्लोप आएगा। ये टेन थीटा के बराबर भी होता है। एक ये फॉर्मूला हो गया बच्चों, नेचुरल लॉ है, जिसमें एल एन के इक्वल टू माइनस ये अपॉन आर इक्वल टू एल एन ए। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, यहां पर ये जो ये है E माइनस E अपॉन आर टी, this is also known as fraction of the molecules having equal or more than activation energy. The fraction of molecules, exponent minus EA अपॉन आर टी की पावर, ये होगा फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब बच्चों, ये जो हमारा जो फॉर्मूला है, ये जो हमारा जो फॉर्मूला है बच्चों, एल एन के इक्वल टू माइनस EA अपॉन आर टी प्लस एल एन ए। इसको अगर हम ऐसे लिख दें, एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ये अपॉन आर टी, और इसको लॉग बेस 10 में चेंज करें तो ये 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.303 लॉग 10 के इक्वल टू 2.303 log 10 A माइनस EA अपॉन आर टी हो जाएगा। अब ये 2.303 से दोनों तरफ अगर डिवाइड कर दें तो ये आएगा log 10 के इक्वल टू log 10 A माइनस EA अपॉन 2.303 आर। ठीक है, अब इसको log वेट 10 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, log K इक्वल टू log A, जनरली इस तरह से लिख देते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया, एक दूसरा फॉर्मूला हो गया जो न्यूमेरिकल्स में यूज होगा फॉर न्यूमेरिकल्स। इसे आप न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। यहाँ पर आप दूसरा ग्राफ इसी तरह का इसमें भी प्लॉट कर सकते हैं, इस तरह से log K, और ये इस तरह का ग्राफ आएगा। यहाँ पर ये हो गया log A और ये स्लोप इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 आर। ये तो 1/T में है, तो इस तरह से स्लोप हो जाएगा, ये अपॉन 2.303 आर। इस तरह का ग्राफ आएगा ये। तो ये न्यूमेरिकल में फॉर्मूला यूज करेंगे, इस तरह का ग्राफ आ सकता है, क्वेश्चन आ सकते हैं। आप ये समझ गए होंगे, और इस रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप इसको समझिए और नोट करिए। धन्यवाद।